गाइस, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इस पूरे टॉपिक को सुनने के बाद आपको कहीं से भी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। फुल फ्लेज पूरा का पूरा मैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में अभी आपको समझाऊंगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक को एग्जाम से पहले 3 से 4 बार आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। यूएनएचआरसी का तो सबसे पहली बात तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल एचआरसी ये क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी विद इन यूनाइटेड नेशन सिस्टम। तो यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर ये बॉडी आती है, यूनाइटेड नेशन एचआरसी ह्यूमन राइट काउंसिल, राइट। ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथनिंग द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड। तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, पूरे दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए ये मेनली काम करती है, बॉडी फोकस करती है। इसके फॉर्मेशन की बात की जाए तो ये काउंसिल जो है वो कब क्रिएट की गई थी? तो 2006 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इस काउंसिल को क्रिएट किया गया था। 2006 याद रखना, राइट। और इसने फॉर्मर यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को रिप्लेस किया। एचआरसी से पहले, ह्यूमन राइट्स काउंसिल से पहले एक बॉडी हुआ करती थी जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। तो इसको हटाकर एचआरसी ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है वो लाई गई 2006 में। द ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स OHCHR सर्व्स एज सेक्रेटेरिएट ऑफ द ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल का सेक्रेटेरिएट क्या है? तो OHCHR ह्यूमन राइट्स काउंसिल का सेक्रेटेरिएट हम लोग को देखने को मिलता है और OHCHR का हेडक्वार्टर हमें जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है, याद रखिएगा। और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के मेंबर्स की बात करें तो 47 मेंबर की ये बॉडी है। इसमें यूनाइटेड नेशन की मेंबर स्टेट्स हम लोग को देखने को मिलती हैं जिन्हें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्ट करती है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली टेक्स इनटू अकाउंट द कैंडिडेट स्टेट्स contribution to the promotion and protection of human rights as well as their voluntary privileges and commitment in this regard। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली किन चीजों को देखती है कि जो भी इसके मेंबर स्टेट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि जो भी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के जो मेंबर कंट्रीज होती हैं, तो वो देखा जाता है कि वो कंट्रीज मेनली ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन और ह्यूमन राइट्स के प्रमोशन के लिए काम करें, राइट। और वो वॉलंटरी बेसिस पर कमिटमेंट करें कि वो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन करेंगे, राइट। ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कार्य करेंगे। और काउंसिल की मेंबरशिप जो है वो इक्विटेबल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर बेस्ड है, राइट। इसकी जो सीट्स होती हैं, जैसे कि अफ्रीकन स्टेट्स के पास 13 सीट्स हैं, एशिया पैसिफिक स्टेट्स के पास 13 सीट्स हैं, लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन स्टेट्स के पास 8 सीट्स हैं, वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स के पास 7 सीट्स हैं और ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स के पास 6 सीट्स हम लोग को देखने को मिलती हैं। और मेंबर जो होते हैं इन काउंसिल के वो 3 साल के पीरियड के लिए सर्व करते हैं एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन आफ्टर सर्विंग 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। तो इस चीज को समझना आप लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो होता क्या है कि मैंने आपको बताया कि 47 मेंबर्स की ये बॉडी है, तो 47 सीट है और बताया जाता है कि हर 3 सालों में ये सीट जो है वो खाली होती हैं, राइट। और इन सीट्स पर जो कंट्रीज जो बैठती हैं, यानी कि जो सर्व करती हैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर, जो कंट्रीज बैठकर जिनका काम होता है क्या करना, पूरे दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कार्य करना और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना। तो ये जो 47 सीट्स की जो बॉडी हम लोग को देखने को मिल रही है, 47 मेंबर की जो ये बॉडी देखने को मिल रही है, इसमें हर 3 सालों में चुनाव हम लोग को देखने को मिलता है। यानी कि 3 सालों के पीरियड के बाद जैसे ही एक मेंबर जो होता है वो उनका टेन्योर जैसे ही खत्म होता है तो दूसरे मेंबर इनकी जगह पर आते हैं। और पूरे दुनिया भर में ये 47 सीट्स इस प्रकार से बनाई गई हैं कि पूरे दुनिया भर का हर एक एरिया इसमें कवर्ड हो जाए। जैसे कि अफ्रीका को 13 सीट्स मिली है, एशिया पैसिफिक को 13 मिली है, राइट। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन को मैंने बताया था 8 मिली है, वेस्टर्न यूरोपियन और अदर स्टेट्स को 7 मिली है, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स को 6 मिली है। तो इस प्रकार से जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो ये चीज ध्यान रखकर किया गया है कि पूरे दुनिया भर की जो कंट्रीज हैं, राइट, वो रिप्रेजेंट, या फिर पूरे दुनिया भर का जो एरिया है, रीजन जो है, वो इन 47 सीट्स में रिप्रेजेंट कर जाए, राइट। जैसे कि अफ्रीका में 13 सीट्स हैं। अब ये 13 जो कंट्रीज होंगी, यानी कि जिनको इसकी मेंबरशिप मिलेगी ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर,
तो ये 13 कंट्रीज पूरे अफ्रीका के लिए काम करेंगी, देखेंगे, चेक करेंगे कि अफ्रीकन क्षेत्र पर कहीं पर ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। तो ये 13 सीट्स अफ्रीका की भागीदारी की तरफ से हम लोग को देखने को मिलेगी, यानी कि उनको रिप्रेजेंट कर रही है अफ्रीका को, राइट। और इसमें यह भी बताया गया कि एक बार कोई कंट्री अगर 3 सालों तक लगातार सर्व कर लेती है, अपने टेन्योर को कंप्लीट कर लेती है, तो उसके बाद अगेन 3 सालों के लिए वो तुरंत रीइलेक्ट नहीं होगी। एक साल यानी कि एक टेन्योर को फिर अगेन 3 साल को छोड़कर हो सकता है कि वो दोबारा रीइलेक्ट हो जाए, बट तुरंत मतलब एक बार इलेक्शन कंप्लीट हुआ तो फिर से उन्हीं मेंबर को नहीं रखा जाएगा जिनका टेन्योर ऑलरेडी जस्ट अभी खत्म हुआ है। तो 3 साल के पीरियड के बाद एक मेंबर कंटिन्यू नहीं कर सकते, उनको छोड़ना होगा 3 सालों के लिए, और फिर जब वापस से जब इलेक्शन होगा तब हाँ एक गैप करने के बाद फिर वो रीइलेक्ट हो सकते हैं। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। इसके प्रोसीजर और मैकेनिज्म्स की थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं। तो यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, यूपीआर के नाम से इसे जाना जाता है। इट सर्व्स टू एक्सेस द ह्यूमन राइट सिचुएशन इन ऑल यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट। तो इसका यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू एक होता है, राइट, जिसमें ये क्या करते हैं, पूरे जितने भी यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर कंट्रीज हैं, देखा जाता है कि वहां पर किसी भी प्रकार का ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, और ह्यूमन राइट्स की क्या सिचुएशन है वो इस यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू के थ्रू पता लगती है। और एक इसमें एडवाइजरी कमेटी होती है, नाम से समझ में आ रहा है, ये कमेटी क्या करेगी, एडवाइस देगी। तो इट सर्व्स एज द काउंसिल थिंक टैंक, काउंसिल जो है यूएनएचआरसी का, इसके थिंक टैंक के तौर पर ये काम करती है। इट प्रोवाइड्स इट विद एक्सपर्टीज एंड एडवाइस ऑन थीमैटिक ह्यूमन राइट्स इशू, ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार के जो मुद्दे हैं उस पर जो है वो गहन करके, यानी कि बहुत डीपली उस पर विचार करके ये एक्सपर्ट जो है इस एडवाइजरी कमेटी के अंदर ये फिर बताते हैं कि किस प्रकार से ह्यूमन राइट्स जो है वो उसको प्रमोट किया जाए, किस प्रकार से ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन को रोका जाए। तो ये सब चीजें बताने वाली जो कमेटी होती है वो एडवाइजरी कमेटी होती है, राइट। इसके अलावा इसमें कंप्लेंट प्रोसीजर भी हम लोग को देखने को मिलता है। इट अलाउज इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू ब्रिंग ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन टू द अटेंशन ऑफ काउंसिल। तो इसमें एक कंप्लेंट प्रोसीजर भी आता है जिसमें आप यूएनएचआरसी के कंप्लेंट डेस्क पर जाकर कंप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो, उनको इन्फॉर्म कर सकते हो कि यानी कि उनकी नजरों में ला सकते हो एक पर्टिकुलर कोई भी यानी कि इशू है, उनकी नजरों में ला सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो उनके सामने कोई भी इशू को जो ह्यूमन राइट्स उल्लंघन से रिलेटेड हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन स्पेशल प्रोसीजर भी एक है। दीज आर मेड ऑफ स्पेशल रिपोर्टियर, इसको मैं स्पेल कर देता हूं, RAPPORTEUR। तो ये रिपोर्टियर का मतलब ये होता है कि अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू रिपोर्ट ऑन प्रोसीडिंग्स ऑफ इट्स मीटिंग्स। तो मतलब कि ये आसान भाषा में स्पेशल रिपोर्टियर एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होते हैं जो यूनाइटेड नेशन के बिहाफ में काम कर रहे होते हैं। इनका मेन फोकस ये होता है कि जब भी जैसे कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के ये स्पेशल रिपोर्टियर्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो इनको यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल अपॉइंट करती है। किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर कोई मुद्दा है, कोई इशू है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए इनको रखा जाता है, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो ये वाली चीज आप लोग थोड़ी सी ध्यान में रखना। इसमें यूनाइटेड नेशन स्पेशल प्रोसीजर्स के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि इसमें स्पेशल रिपोर्टियर्स होते हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होते हैं और वर्किंग ग्रुप्स होते हैं जो कि मॉनिटर करते हैं, एग्जामिन करते हैं, एडवाइस देते हैं, राइट। पब्लिकली रिपोर्ट जो है वो कुछ भी कोई भी गंभीर मुद्दा होता है ह्यूमन राइट्स सिचुएशन से रिलेटेड किसी स्पेसिफिक कंट्री में, तो उसकी रिपोर्ट जारी करते हैं। तो कुल मिलाकर यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशल प्रोसीजर भी होता है जिसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं जिनका मेन फोकस है कि जैसे किसी कंट्री के अंदर ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हुआ, फॉर एन एग्जांपल के तौर पर म्यांमार के अंदर से लाखों की मात्रा में म्यांमार की खुद की सरकार ने रोहिंग्यास मुस्लिम्स को भगाया था। अगर चाइना के एग्जांपल की बात करें तो चाइना के अंदर हम लोग को उइघुर्स कम्युनिटी देखने को मिलती है, राइट। तो उनके ऊपर चाइना अत्याचार करती है। तो ये क्या करेंगे अब यूनाइटेड नेशन और यूएनएचआरसी मिलकर ये कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स को इनवाइट करेंगे और उनको कार्य सौंपेंगे कि ये फलाना स्पेसिफिक कंट्री के अंदर क्या मामला चल रहा है उसकी रिपोर्ट जारी करो और उससे रिलेटेड एडवाइस दो कि कैसे ठीक किया जा सकता है इस पूरे मामले को, ठीक है। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये कुछ चीजें हैं प्रोसीजर और मैकेनिज्म्स के अंदर जिसकी आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब इसमें कुछ इश्यूज भी हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में आज की डेट में, जैसे कि अगर आप मेंस का आंसर लिखना चाहो तो ये इश्यूज के बारे में भी आप मेंशन कर सकते हो। जैसे कि इसकी मेंबरशिप से रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहा है। क्या इश्यूज हैं? अ की कंसर्न
फॉर सम क्रिटिक्स हैज बीन द कंपोजिशन ऑफ काउंसिल मेंबरशिप। तो कहा जा रहा है कि आज की डेट में इस काउंसिल की मेंबरशिप बढ़ाई जाए, 47 मेंबर से इसको बढ़ाया जाए, राइट? क्योंकि हम लोग को देखने को मिल रहा है पूरी दुनिया भर की सिचुएशन जो है वो चेंज हो गई। अब वो समय 2006 जैसा नहीं है, क्योंकि 2006 में इसको लाया गया था ना, अब वो समय वैसा नहीं है, राइट? अब थोड़ा समय एडवांस हो गया है और भी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेशन की यहां पर आवश्यकता है, तो इसलिए इसकी मेंबरशिप जो है वो बढ़ाई जाए। तो ये चीज कही गई। समटाइम्स इवन क्रिटिसाइज ये भी किया जाता है, इसमें कुछ कंट्रीज ऐसी मौजूद है जो कि खुद ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करती है, जैसे कि चाइना इसकी मेंबर है, रशिया इसकी मेंबर है, वेनेजुएला, क्यूबा, अर्ट्रिया। तो ये सब कुछ कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती हैं जिनके ऊपर आरोप लगाया हुआ है कि ये ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रहा है। तो कहा जा रहा है कि इनको हटाया जाए और दूसरी यानी कि एक स्पेसिफिक तरीके से जो है वो एक कंट्री के अंदर प्रॉपर, अगर वो कंट्री ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन नहीं कर रही है तभी उसको शामिल किया जाए और उससे रिलेटेड कुछ प्रोसीजर्स बनाए जाए कि किस प्रोसीजर के आधार पर, या फिर एलिजिबिलिटी कंडीशंस बनाई जाए कि किस एलिजिबिलिटी कंडीशन के आधार पर एक कंट्री को इस काउंसिल के अंदर शामिल किया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ी सी ध्यान में रखना आप लोग। और मैप का उपयोग करो आप जहां पर भी पढ़ाई करते हो आपकी दीवार में, यानी कि जहां पर भी आपका स्टडी टेबल उसके फ्रंट वाली दीवार में एक बड़ा सा वर्ल्ड मैप होना चाहिए। अगर नहीं है तो चिपका लीजिए एक बड़ा सा वर्ल्ड मैप और बड़ा सा इंडिया का मैप, और वहां पर जो भी कंट्रीज के नाम जब मैं ले रहा हूं तो उन कंट्रीज को आप देखा करो हमेशा। जैसे कि आप जब भी लेक्चर मेरा सुनते हो तो उस दौरान मैं जो भी कंट्रीज के नाम लेता हूं आपकी हैबिट डालो, या फिर आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो तो जो भी कंट्री का नाम आप पढ़ रहे हो तुरंत आपकी हैबिट होनी चाहिए कि आपके वर्ल्ड मैप पर उसको आप लोकेट करें, राइट? चलो आगे की अब बात करते हैं। तो इसमें एक इशू ये भी हमें देखने को मिल रहा है, डिसप्रपोर्शनेट फोकस का। ये क्या करती है यूएनएचआरसी, एक कंट्री के ऊपर बायस्ड होकर काम करती है, मतलब कि दूसरी जगह पर जो भी ह्यूमन राइट्स को उल्लंघन हो रहा है उसको वो छोड़ देती है। अगर इनकी खुन्नक किसी एक कंट्री से होती है तो उस पर नजर गड़ाकर उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई बार बार करना शुरू कर देती है, राइट? कि मतलब कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बायस तरीके से ऑपरेट करती है यूएनएचआरसी, तो इसलिए इसके ऊपर आरोप इस प्रकार के लगाए गए हैं। इसके अलावा एक खास बात मैं आपको यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की भी बताना चाहूंगा कि ये क्या करती है, जैसे कहीं पर ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो ये बॉडी उस कंट्री में जाकर इन्वेस्टिगेट भी करती है कि किस प्रकार से उल्लंघन हुआ है। तो इन्वेस्टिगेटिंग पावर्स भी इस बॉडी के हाथ में हम लोग को देखने को मिलती है। बट हाँ, इसके जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिशियल्स जो होते हैं वो एक कंट्री में तभी एंटर कर सकते हैं जब उस कंट्री की सहमति होती है, राइट? जैसे कि म्यांमार के केस का एग्जांपल मैं आपको दूं तो म्यांमार में जब उल्लंघन हम लोग को इस प्रकार का देखने को मिला था तो यूएनएचआरसी वहां पर इन्वेस्टिगेट करना चाह रही थी। इवन इन चाइना ऑल्सो, कि वो चाह रही थी कि वहां जाकर, जैसे कि चाइना की जिंगजियान प्रोविंस जो हम लोग को देखने को मिलती है, वहां पर उइघुर के खिलाफ जो है वो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको बहुत बुरी कंडीशन में रखा जा रहा है, काफी सारे लोगों को मार दिया जाता है। आए दिन ऐसी न्यूज जो है वो चाइना की तरफ से मिलती रहती है, राइट? तो यूएनएचआरसी चाह रही है कि चाइना में वो अपने ऑफिशियल्स भेजे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिशियल्स भेजे, या फिर म्यांमार के अंदर हम लोग को रखाइन स्टेट देखने को मिल रहा है। म्यांमार के अंदर एक एरिया रखाइन स्टेट जहां से लाखों की संख्या में रोहिंग्यास मुस्लिम को भगाया गया था, राइट? म्यांमार की खुद की सरकार के द्वारा। तो तब उस समय भी यूएनएचआरसी ने कहा था कि वो वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, बट इन कंट्रीज ने अलाउ नहीं किया। तो मतलब कि एक कंट्री की सहमति के बिना यूएनएचआरसी के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिशियल्स वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। बट पॉइंट टू बी नोटेड, यूएनएचआरसी के पास इन्वेस्टिगेटिंग पावर्स भी है। और आपको बता दें गाइस कि ये मेनली, जैसे कि अगर बाय चांस पूछ लिया जाए या मेंस में अगर आपको लिखना है कि कौन से स्पेसिफिक ह्यूमन राइट्स इश्यूज के ऊपर ये ज्यादा ध्यान देती है, तो फ्रीडम ऑफ असेंबली, यानी कि एक कोई लोग हैं अगर वो इकट्ठा होकर किसी चीज का विरोध करना चाह रहे हैं, असेंबल होकर किसी चीज का विरोध करना चाह रहे हैं, तो उनके पास इस चीज की फ्रीडम होना चाहिए, राइट? तो फ्रीडम ऑफ असेंबली, जिस भी कंट्री के अंदर लोगों को इस प्रकार से विरोध करने की फ्रीडम नहीं मिलती है तो फिर ये यूएनएचआरसी जो होती है वो फिर उस कंट्री के खिलाफ कार्रवाई भी करती है, राइट? यानी कि इन्वेस्टिगेट करती है। तो फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, राइट? इसके अलावा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्री स्पीच, तो लोगों के पास फ्री स्पीच का अधिकार होना चाहिए, एक्सप्रेस करने का अधिकार होना चाहिए, तो इस चीज को चेक करती है ये। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि सभी इंडिविजुअल का जो धर्म है उसको आजादी से जीने का हक जो है वो सभी के पास होना चाहिए, यानी कि अपने धर्म जो है वो फॉलो करते हुए लोग आजादी से जिए। और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स राइट, इस पर भी ये फोकस करती है। वुमेन्स राइट जो होते हैं, राइट, तो उसके प्रोटेक्शन पर फोकस करती है। और एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी जो हम लोग को देखने को मिलती है, उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने का ये काम करती है,
राइट, और जो भी रेशियल और एथनिक माइनॉरिटीज हैं, राइट, जो भी कम्युनिटी माइनॉरिटीज में हम लोग को देखने को मिलती है, उनके अधिकार को भी प्रोटेक्ट करने पर ये मेनली फोकस करती है। तो ये कुछ बेसिकली 5 एरियाज ऐसे हैं जिस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान हम लोग को यूएनएचआरसी का देखने को मिलता है। अब आपके दिमाग में एक जरूर सवाल आया होगा कि सर यूएनएचआरसी जो है वो अगर इन्वेस्टिगेट करती है और उसने अगर पाया कि उस कंट्री के अंदर ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, फिर क्या, फिर आगे क्या होगा? तो आगे क्या होता है गाइस, देखो उस कंट्री के ऊपर इंटरनेशनल फोरम्स में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में उस कंट्री के ऊपर वेरियस रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। उस कंट्री के ऊपर कई बार तो इवन सैंक्शंस तक लगा दिए जाते हैं, राइट। तो इंटरनेशनल फोरम पे उस कंट्री को पसंद नहीं किया जाता और काफी सारी कंपनीज फिर उस कंट्री के साथ ट्रेड जो है वो नहीं करती हैं। इवन कंपनीज ऑल्सो, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज ऑल्सो, और काफी सारी कंट्रीज भी ऐसी कंट्रीज के साथ ट्रेड करना पसंद नहीं करती जिन कंट्रीज में ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, राइट। तो वो बेसिकली ये इस प्रकार की चीज है कि यूनाइटेड नेशन की जो मेंबर कंट्रीज हैं वो फिर मिलकर ऐसी कंट्री को समझाने की कोशिश करती है, या फिर कई बार कई केसेस में तो बॉयकॉट कर दिया जाता है कि यार तुम इस प्रकार की हरकत कर रहे हो, तुम्हारे साथ किसी प्रकार का ट्रेड नहीं करेंगे अनटिल अनलेस की हरकत को तुम सही नहीं कर दो, राइट। तो ऐसी चीज हमें देखने को मिलती है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और अब आपका क्या टास्क होगा कि न्यूज में जो भी ह्यूमन राइट्स काउंसिल से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं, जैसे कि आपने ये पूरा टॉपिक सुन लिया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का, इतना सफिशिएंट है, इससे बाहर का आपसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद आप क्या करो कि पहली बात तो अभी ये लेटेस्ट देख लो कि अभी ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पिछले 1.5 से 2 साल में क्या क्या न्यूज आई हैं। मैं यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराता हूँ, तो उन लेक्चर्स में आप जो है वो देख सकते हो, पूरे लेक्चर्स में मैगजीन वगैरह में आप फाइंड आउट कर सकते हो कि एचआरसी से रिलेटेड क्या क्या लेटेस्ट न्यूज आई है जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काम की होगी। तो लेटेस्ट न्यूज जो भी है वो आप लिख लो, अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है, पिछले यानी कि आपके एग्जाम से 1 से 1.5 साल पहले की जितनी भी न्यूज आती है वो इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। और बाकी इन फ्यूचर अगर कुछ न्यूज आएगी तो आपके नोट्स में उसको अपडेट करते रहना। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक यूएनएचआरसी का गाइस। होपफुली आपको पसंद आया होगा पूरा अच्छे से, और लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा और शेयर गाइस जरूर कीजिएगा इस पर्टिकुलर ऑडियो लेक्चर को।